गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए वैसा ही। हाय एवरीवन, दिस इज सी ए राहुल राज खवाड़े। आज मैं आप लोगों के बीच एक वीडियो लेके आया हूँ ऑन स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ऐसे 540, जिसका नाम है ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स हैं। इतना बड़ा तो नाम लेते लेते ही आर्टिकलशिप की 3 साल चली जाए, लेकिन नहीं दोस्तों। ये स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग अगर आप एक बार समझ जाते हो तो आपको इतना मज़ा आएगा इस स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में कि आप इसके तो फ़ैन हो जाओगे। तो मैं आपको इस स्टैंडर्ड पे जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा, और एंड में जाके इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं वो भी बताऊंगा। क्योंकि ये वीडियो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स रिवीजन के लिए बनाया जा रहा है, तो मेरा पहला पर्सपेक्टिव होगा कि थ्योरेटिकली मैं पढ़ा दूँ, बाद में आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ कि कैसे इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं वाइल परफॉर्मिंग ऑडिट ऑफ एन एंटिटी। तो हम आते हैं सबसे पहला इसके टर्म्स पे कि ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर। तो जो स्टैंडर्ड है ऐसे 540, वो डील क्या करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की आप ऑडिट करोगे, जिसमें आप लोगों को अकाउंटिंग एस्टिमेट्स दिखेगी, चाहे वो किसी भी कैप्शंस में आ रही हो, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ आ सकती है। लेकिन तो बिगिन विथ मैं आपको बताता हूँ, जैसे डेप्रिसिएशन में भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होती है रिलेटिंग टू लाइफ, यूजफुल लाइफ, etc। ग्रेचुटी की रिपोर्ट जो होती है, ठीक है, लीव इनकैशमेंट की रिपोर्ट जो होती है, ये मैं आगे चल के सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। तो उस टाइम में हमें जो एस्टिमेट अकाउंटिंग की है उस पर क्या पॉइंट्स को माइंड में रखना है, ये स्टैंडर्ड उस पर डील करता है। आप लोग कोई भी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पढ़ो, आप लोगों को एक बात याद रखनी है किसी भी सब्जेक्ट में, ये जो इंस्टीट्यूट वाले हैं ना, ये कीवर्ड्स से ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपको हमेशा कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं। चाहे कोई भी नोट्स बना रहे हो, आप वहाँ पे कीवर्ड्स ज़रूर लिखें, उसको अंडरलाइन करें, कुछ भी मार्क करें स्पेशल, ताकि एग्ज़ाम से 2 दिन 4 दिन पहले जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आपके दिमाग में सिर्फ वो कीवर्ड्स जाए और आपका रिविज़न बहुत ही फास्ट वे में हो जाएगा। जिसके बाद आपको एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हाँ भाई, मैंने पूरी की पूरी रिवीजन कर ली और मेरे दिमाग में भी। एक और बात, मैं एक टेक्निक फॉलो करता था जब मैं फाइनल में था। कौन सी? सारे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग की नाम एक जगह में आप लिख लो, ठीक है। ऐसे 200 से शुरू करो और 2400 से 4400 तक पहुंच जाओ, SRE SRS तक, ठीक है। हार्डली इट विल टेक 1 आवर। और अगर आपको ये नहीं करना है तो आप इंस्टीट्यूट की बुक उठाओ या कोई भी बुक उठाओ जिसमें सीरियल वाइज ऐसे के नाम है, आप उसको कहीं चिपका दो। आपको क्या करना है, डेली उसे एक बार देखना है कि किस स्टैंडर्ड का नाम क्या है। आप बोलोगे उससे क्या होगा? जी हाँ, उससे होगा, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप अगर खाली ऐसे के नाम देखोगे ना, तो उससे भी आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगी, कुछ ना कुछ आपको कीवर्ड्स खुद ब खुद दिमाग में आएंगे। अगर वो चलते रहेंगे तो आपको उसके नंबर भी एग्ज़ाम में याद रहेंगे कि किस ऐसे का नाम क्या था, और ये आपको बहुत फ़ायदा भी देगा। ये आपको सिर्फ ऑडिट के पेपर में नहीं करना है, सारे सब्जेक्ट्स, सेक्शन के नाम भी आप लिख सकते हो कहीं पे भी एक जगह में, वो भी आप याद मतलब आपको पूरे सेक्शन में क्या लिखा है वो नहीं करना है, पूरे ऐसे में क्या लिखा है वो नहीं करना है, खाली उसके नाम देखने हैं बस। तो चलिए अब हम इस टॉपिक पे आ जाते हैं कि हमें इस ऐसे में क्या क्या सीखना है, ऐसे 540 में। तो सबसे पहले इस ऐसे का स्कोप क्या है, तो ये ऐसे कहाँ पे अप्लाई होता है और इसकी स्कोप जो है वो क्या कवर करती है। तो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, इन दोनों पे भी हम आगे आएंगे ये क्या होता है।
इट ऑल्सो इंक्लूड्स एन requirement and guidance on misstatement of individual accounting estimate and indicators of possible management wise। तो मैं आपको बताता चलता हूँ इंडिविजुअल अकाउंटिंग एस्टिमेट जो मैंने आपको शुरू में भी बताया कि जैसे डेप्रिसिएशन पे हो, ग्रेचुटी पे हो, लीव इनकैशमेंट पे हो, जो हम उसमें एस्टिमेट यूज़ करते हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स में हो, तो उससे रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स होती है उस पर ये एप्लीकेबल होता है। मैनेजमेंट बायस क्या होता है? मैनेजमेंट बायस होता है कि वो कहीं ना कहीं अनफेयर हो रहे हैं। उसकी डिफिनेशन भी हमें आगे मिलेगी। अगर हम इस स्टैंडर्ड की डिफिनेशन के हिसाब से चलें तो मैनेजमेंट बायस का मतलब होता है ए लैक ऑफ न्यूट्रलिटी बाय मैनेजमेंट इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर चलते हैं कि ये ऐसे कब से एप्लीकेबल है। तो ये ऐसे इफ़ेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 से इफ़ेक्टिव है, और नीचे में सेम लाइन लिखी है जो ऊपर में लिखी हुई है। तो अब आते हैं हम व्हाट इज़ अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं पहले जनरल टर्म में बताता हूँ। कोई भी एस्टिमेट मतलब लैक ऑफ सर्टेनिटी, जहाँ पे आप कुछ किसी चीज़ को एग्जैक्टली मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ एज पर ऐसे। तो अब्सेंस ऑफ प्रिसाइज मीन्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, मतलब इट इज़ एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ एन अमाउंट ऑफ एन आइटम इन द अब्सेंस ऑफ प्रिसाइज मीन्स ऑफ मेजरमेंट। और कोई भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हो, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, डिस्क्लोजर हो, इसके लिए जो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है? तो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे अलावेंसेस टू रिड्यूस इन्वेंट्री एंड अकाउंट रिसीवेबल, प्रोविजन टू अलोकेट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड देयर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ्स, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, क्योंकि वो भी फाइनलाइज नहीं होते हैं, वो असेसमेंट में क्या लायबिलिटी निकलेगी ये भी नहीं पता होता है। कई ऑर्गेनाइजेशन की आप ऑडिट करोगे तो उसमें आपको वारंटी भी दिखेगी, तो उसकी भी मेजरमेंट जो होती है वो भी एक एस्टिमेट होता है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेचर ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो शुरू में जो मैंने आपको बताया, सम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आइटम्स कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइजली बट ओनली कैन बी एस्टिमेटेड, जैसे कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या आपको लगता है कि कोई भी ऐसी टेक्निक हो सकती है जिस पे हम एग्जैक्ट फिगर पे पहुंच सकते हैं कि जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए? नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो सकती है। तो वो क्या है? वो एक एस्टिमेट है कि 10% 20% इतने की प्रोविज़न बननी चाहिए, और वो उसी के बेसिस पे बनते हैं। आप कहोगे अपनी असेसमेंट के बेसिस पे कि 50% बननी चाहिए, आपको मैनेजमेंट कहेगा जी नहीं, हमने 30% प्रोवाइड फॉर किया है, वो सफिशिएंट है। तो फिर मैनेजमेंट आपको 30% की बेसिस देगा कि वो 30% कैसे बोल रहे हैं। वो आपको पास्ट ट्रेंड दिखाएंगे कि आप ये देखो सर, पिछले 5 सालों में एवरेज पर अगर आप करोगे तो मोटा मोटा 25 से 40% होता है, तो हमने 30% लिया हुआ है, विच इज़ सफिशिएंट। फिर आप अपनी 50% की वर्किंग दिखाओगे, फिर दोनों को कंपेयर करोगे और उसके बेसिस पे आगे चलोगे। फिर द मेजरमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ सम अकाउंटिंग एस्टिमेट इज टू फोरकास्ट द आउटकम ऑफ वन और मोर ट्रांजैक्शन इवेंट्स और कंडीशन गिविंग राइज टू नीड ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट। फिर एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होती है वो कईयों के माइंड में आती है। क्या मान लो कि अगर लीव इनकैशमेंट की प्रोविज़न जो हमें ग्रेजुएटी बना के देते हैं, जो मतलब जो ग्रेजुएटी के वैल्यूअर होते हैं वो हमें जो बना के देते हैं, और जो एक्चुअल में उसकी लायबिलिटी होती है, अगर वो ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है जितना कि बुक्स में रिकॉर्डेड है, तो क्या ये मिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करता है? क्या ये बुक्स में गलती रिप्रेजेंट करता है? तो नहीं, नॉट सर्टनली, क्योंकि एस्टिमेट फिर ये कहलाता ही नहीं ना। अगर एग्जैक्ट
जितनी की एस्टिमेट बनी थी उतने की आउटकम हो जाए, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते हो। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको पूछा जा सकता है। फिर आता है टाइप ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो शुरू में आपको मैंने बताया था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ऐसे का नाम क्या था, आप ऐसे के नाम पे आओ। ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होता है वो दो तरह के होते हैं प्राइमरली। क्या क्या? तो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड अदर देन फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होता है? देखो, ये होता है द मेजरमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फेयर वैल्यू मार्केटिंग एस्टिमेट इज टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स बेस्ड ऑन कंडीशंस प्रिवलेंट ऑन द मेजरमेंट डेट। जैसे कि एस्टिमेट ऑफ एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री। देखिए, 31 मार्च 20 की स्टॉक की लिस्ट आप लोगों को मिलती है। उसके बाद इस स्टॉक की लिस्ट पे आपको कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर की चेकिंग करते हो आप लोग, ठीक है। तो कॉस्ट की तो चेकिंग हम कर लिए, अब हम एनआरवी पे आते हैं। तो एनआरवी हम कैसे निकालेंगे? जो सब्सिक्वेंटली सेल्स हुए हुए हैं, या जो ये सोचते हैं कि इतने पे हमारी सेल होगी, तो ये क्या है? ये एस्टिमेट ही है। इसको हम एग्जैक्टली नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है कि कब? तो एज ऑन मेजरमेंट डेट, यानी कि 31 मार्च 20। उसके बाद इसके अगर एग्जांपल्स देखोगे, एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर एंड डेरिवेटिव्स। मतलब अगर जैसे कि ये है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये सब की जो हम अकाउंटिंग करते हैं, ये तो क्या होता है? ये तो एस्टिमेट ही होता है ना, कि आज से 3 महीने के बाद की, 2 महीने की बाद की हम ऑप्शन लेके बैठ जाते हैं या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठ जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब को हम एग्जैक्टली मेज़र नहीं कर सकते ना, तो इस पर फेयर वैल्यू की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, ठीक है। अगर शॉर्ट में हम बोलें कि फेयर वैल्यू का कंसेप्ट क्या होगा, मतलब फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होंगे, तो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वो एस्टिमेट्स होंगी जो कि डिपेंड करेंगी सम अंडरलेइंग इन द फ्यूचर, जो कि डेरिवेटिव जैसा ही है। फिर अदर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होते हैं? अदर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स अदर देन फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, जैसे कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, कंटिजेंसीज अराउजिंग आउट ऑफ लिटिगेशंस, आउटकम ऑफ ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। अब एस्टिमेशन ऑफ अनसर्टेनिटी। तो द susceptibility of an accounting estimate to an inherent lack of precision is in its measurement. The degree of estimation uncertainly affects the risk that financial statements are materially misstated and whether an estimate is particularly susceptible to management bias. ये क्या कहता है? देखो, जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं वो होते ही अनसर्टन एक्चुअली में। अगर सर्टन होते तब तो वो एस्टिमेट्स कहलाते ही नहीं ना। तो आपको क्या करना है कि उस अनसर्टेनिटी को मेज़र करना है, उस अनसर्टेनिटी को एस्टिमेट करना है। उसके लिए क्या कहता है? द सस्टेबिलिटी ऑफ एन अकाउंटिंग एस्टिमेट टू एन इनहेरेंट लैक ऑफ प्रेजेंटेशन इट्स मेजरमेंट, द डिग्री ऑफ एस्टिमेशन uncertainty affects the risk that financial statements are materially misstated and whether an estimate is particularly susceptible to management bias. आपको एक बात बताता हूँ, ये जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होती है ना, ये एक बहुत बड़ी टूल होती है मैनेजमेंट के लिए। बताओगे कैसे? जब भी किसी भी एंटिटी अगर वो लॉस मेकिंग है, तो आप हमेशा देखोगे कि वो हमेशा एक्सपेंसेस को कम करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी भी मैनेजमेंट में मैनेजमेंट की सैलरी बेसिस नेट प्रॉफिट है या ऑपरेटिंग इनकम है, वहाँ पे भी आप देखोगे कि
वो हमेशा प्रोविज़न को कम करने की कोशिश करेंगे। आपका जो वे ऑफ ऑडिटिंग होना चाहिए ना, वो ऐसा ही होना चाहिए। आप ऐसे ही सोचो कि अगर रिमनरेशन प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है तो वो ऑब्वियसली हर लायबिलिटी को अंडरस्टेट करेंगे। ये मतलब आपको एक सोच के चलना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उस पर ये डिपेंडेंट करेगा। तो कहता है इवेलुएटिंग द डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स includes consideration of, for example, lack of judgment involved, sensitivity to changes in assumption, extent to which estimate is based on observable or unobservable inputs। आपको जो अनसर्टेनिटी को देखना है वो इन फैक्टर से देखना है। अगर मान लो उनके एजम्पशंस चेंज होते रहते हैं, ठीक है, लेवल ऑफ जो जजमेंट है इन्वॉल्व वो बहुत ज़्यादा है, या तो जो इनपुट्स वो लोग यूज़ कर रहे हैं ऑब्जर्वेबल, मतलब एजम्पशन कैसा भी करके उन लोगों ने बना दिया है। मैनेजमेंट बाइस का डेफिनेशन मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। अब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड ऑडिट एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। कई बार ना डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन यही वाला आया हुआ है। व्हेन परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल एज रिक्वायर्ड बाय ऐसे 315, द ऑडिटर shall obtain an understanding of the following in order to provide a basis of identification and assessment of risk of material statement for अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। देखो, हम लोग किसी भी कैप्शन की अगर ऑडिट करते हैं ना, कैप्शन मतलब एक पर्टिकुलर हेड ऑफ बैलेंस शीट या पीएनएल, तो हम उसमें जो रिस्क होता है उसको सबसे पहले असेस करते हैं। तो यही पूछता है कि जब अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की रिस्क को आप असेस कर रहे हो तो आपको कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। इतने बड़ी लाइन का मतलब यही है। तो क्या क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहले तो द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रिलीवेंट टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग डिस्क्लोजर, मतलब एप्लीकेबल एफआरएफ, ये आपको लगभग सारे एसेज में मिलेंगे। एफआरएफ का मतलब क्या होता है? एफआरएफ का मतलब होता है कोई भी रेगुलेशन जिसके रेगुलेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, शेड्यूल 3 शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ऑब्वियसली, जिसमें लिखा होता है कि किसी भी चीज़ को कैसे प्रेजेंट करना है या उसके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। फिर आते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ एफआरएफ देख लिया। दूसरा, हाउ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज दोज ट्रांजैक्शन इवेंट्स एंड कंडीशन दैट में गिव राइज टू द नीड फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड और डिस्क्लोज। मतलब मैनेजमेंट जो हम कह रहे हैं कि इस पे अकाउंटिंग एस्टिमेट हमने यूज़ किया है, तो मैनेजमेंट इस ट्रांजैक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई करती है, उसकी कंप्लीटनेस को चेक करना, दूसरी बात। तीसरी, जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मैनेजमेंट बनाती है वो कैसे बनाती है, हाउ मैनेजमेंट मेक्स अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ठीक है। उनसे पूछना पड़ेगा डेटा जो वो लोग यूज़ करते हैं, जो मैं बता रहा था पीछे कि वो कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से 30% प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स ओके है, तो आप कहोगे ना भाई हमें इसकी बेसिस दो। तीसरे पॉइंट में वो कहता है मॉडल, डेरिवेटिव मॉडल। अगर आप एसएफएम अच्छे से पढ़ोगे तो ये आपको याद दिलाएगी। वहाँ पे जो मॉडल्स ऑफ मेजरमेंट है, वो चौथी वाली पॉइंट तो वो हो गई। फिर whether there has been or ought to have been a change from the prior period, ये मैं आपको बता रहा था कि जो मैनेजमेंट होता है ना, इस पे बहुत प्ले करता है। वो एजम्पशन से ही चेंज कर देगा। बोला कि भाई पिछली बार हमारी ये थी क्योंकि ये कंडीशंस थे, इस बार हम इस एस्टिमेट को ऐसे यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इस बार ये कंडीशन है। तो आपको वो भी चेक करना है क्योंकि मैनेजमेंट ऐसे ही करके प्ले करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ भी करवा देता हूँ। ये कई बार टैक्सेशन ना बहुत ज़्यादा आ जाती है। कैसे? बुक प्रॉफिट के हिसाब से, जिसको मैट कहते हैं। तो उसमें कई तरह से मैनेजमेंट प्ले करती है जब उनको टैक्स नहीं देना पड़ता है। दो आई शुड नॉट से दिस, मैं बट फिर भी बता रहा हूँ। वो क्या करते हैं कि मेथड ऑफ
या methodology ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एम्प्लॉय कॉस्ट किस पे, तो ऑप्शन जो वो ग्रांट करते हैं एम्प्लॉयज़ को उस पर चेंज कर देते हैं। अब मैं उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, बट ऐसे ऐसे करके एस्टिमेट चेंज करते हैं। तो आपको वो भी देखना है कि इस बार ही क्यों नीड हुई भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ ये प्ले कर रहे हैं इसके साथ। वेदर एंड इफ सो हाउ मैनेजमेंट हैज़ एसेड द इफेक्ट ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, मतलब सेंसिटिविटी, कि अगर आपने सपोज एक्चुअली ने रेट ऑफ डिस्काउंट 7% लिया हुआ है ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड फॉर 30 ईयर्स, जो प्रैक्टिकली करते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट की ऑडिट, वो इसको ज़्यादा अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। तो वो ना एक्चुअली लोग भी अपनी रिपोर्ट अगर आप उनको खोल के देखोगे ना, तो उसमें देते हैं कि अगर ये 6% होता तो लाइबिलिटी कितने से बढ़ती, और ये 8% होता तो लाइबिलिटी कितने परसेंट से घटती या बढ़ती, वैसा करके। फिर रिस्पॉन्स टू द एसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, पहले हम 315 में आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क को, फिर उसके लिए रिस्पॉन्स बनाते हैं। तो ऐसे 315 में हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं रिस्क को, ऐसे 330 में उसके रिस्पॉन्स को डिज़ाइन करते हैं। तो जब हम रिस्पॉन्स को डिज़ाइन करेंगे कि उस रिस्क को मिटिगेट कैसे करना है, तो क्या क्या फैक्टर्स हमें माइंड में रखना है, वो भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो जो ऊपर वाला मैंने बताया था वो डायरेक्ट फाइनल में क्वेश्चंस आते हैं, दूसरा जो मैं ये बता रहा हूँ ये भी डायरेक्टली क्वेश्चंस फाइनल में आ जाते हैं, 5-5 नंबर के शुरू में ही आपको मिल जाएंगे। तो डिटरमाइन वेदर इवेंट्स अकरिंग अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, जो 31 मार्च 20 में अगर आप लोगों ने कुछ एस्टिमेट बनवाई, जब आप शुरू शुरू में ऑडिट करने के लिए गए, और साइन होते होते 29 मई 30 मई हो ही जाती है लिस्टेड कंपनी की, और अदर देन लिस्टेड कंपनी पे जाते हो तो आप वो सितंबर उन लोगों का डेट होता है, तो तब तक आपको उसका आउटकम मिल जाएगा। तो आपको वो देखना है कि क्या वो इवेंट अकर हुए जिसके बेसिस पे वो एस्टिमेट बनी थी। दूसरी बात, टेस्ट हाउ मैनेजमेंट मेड द अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड डेट ऑन विच इट इज़ बेस्ड, डेटा ऑन विच इट इज़ बेस्ड। वो जो 30% वाला एग्जांपल दिया था, जैसे रिकवरेबिलिटी ट्रेंड कि हम कह रहे हैं 50% बनना चाहिए आपका क्योंकि ये मोर देन 1 ईयर है, और दूसरे कह रहे हैं नहीं भाई, ये मैनेजमेंट कह रहे हैं नहीं हम तो 25% या 30% बनाएंगे क्योंकि हमारी रिकवरी की ट्रेंड सही है। तो आप मैनेजमेंट की डेटा देखोगे वो कैसे कह रहे हैं ये 25% या 30% होना चाहिए। तो उसके लिए द मेथड ऑफ मेजरमेंट यूज्ड इज अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस एंड द assumption used by management are reasonable in the light of management objective of the applicable financial reporting framework। फिर कहता है in determining the matters identified or in responding to the assessed risk of material statement, the auditor shall whether specialized skills or knowledge in relation to one or more aspects of the accounting estimates are required in order to obtain sufficient appropriate audit evidence। अगर आप ग्रेचुटी की लायबिलिटी निकालने बैठ जाओ और एक एक्चुअरी निकाल के बैठेगा तो ज़्यादा एक्चुअली निकाल के देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप नहीं निकाल सकते हो, लेकिन आपकी रिलायबिलिटी वहाँ पे बढ़ेगी। आप अगर डिटेल्ड ऑडिट करते हो, मतलब मैं अगर सारी बातें बताने लग जाऊँ तो ये 5 घंटे 6 घंटे खिंच जाएंगे। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ आपको कि जब हम प्लानिंग पार्ट ऑफ ये करते हैं ऑडिट, उसमें ना हम जो भी एक्सपर्ट इन्वॉल्व होते हैं उनकी एक्सपर्टीज़ को भी देखते हैं कि ये कितने एक्सपर्ट हैं। आई मीन टू से कि उनकी एक्सपर्टीज़ कितनी है, कैसी है। जैसे ज़्यादातर, मैं नाम तो नहीं लूँगा अदरवाइज़ इट विल बी अ प्रमोशन फॉर देम, तो आई वुड स्टॉप माई सेल्फ हियर कि किसके पास करानी चाहिए क्या। फिर एक पॉइंट जो हम लोग सब जगह देखते हैं, द टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल ओवर हाउ मैनेजमेंट मेड द अकाउंटिंग एस्टिमेट टुगेदर विद द अप्रोप्रिएट सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। हम लोग आईएफसी की ऑडिट में ना सारे पॉइंट्स पे जो कंट्रोल की हम लोग लिस्ट लेते हैं ना, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स, उसके बेसिस पे हम लोग उनके पहले तो उनके एसओपी होते हैं, एसओपी के बेसिस पे रिस्क मैट्रिक्स बनता है, रिस्क मैट्रिक्स के बेसिस पे कंट्रोल होते हैं। कंट्रोल में भी
एक तो की कंट्रोल होते हैं और एक अदर देन की कंट्रोल होते हैं। तो की कंट्रोल के भी हम टेस्टिंग करते हैं, सैंपल निकालते हैं, उसके बेसिस पे हम उनकी इफ़ेक्टिवनेस या इनइफेक्टिवनेस को कंक्लूड करते हैं। फिर अगर आपको ये फील हो गया कि ये जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं उसमें सिग्निफिकेंट रिस्क है, तो आपको क्या फर्दर प्रोसीजर करना चाहिए, ये भी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं। फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट दैट गिव राइज टू सिग्निफिकेंट रिस्क इन एडिशन टू द अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ SA 330, द ऑडिटर शैल इवेलुएट द फॉलोइंग। हाउ मैनेजमेंट हैज़ कंसिडर्ड ऑल्टरनेट एजम्पशंस और आउटकम्स। मतलब ये है कि मैनेजमेंट ने भी अगर कहीं पे सिग्निफिकेंट रिस्क है किसी भी आइटम पे, तो मैनेजमेंट ने भी तो इस पे देखा होगा ना कि ये उन लोगों ने इसके अलावा ये वाली एजम्पशन क्यों ली। अगर एजम्पशन ए सुटेबल थी, उन्होंने बी क्यों ली, और उसने ए को कैसे कट किया कि हमें ए को नहीं लेना है, वो देखना है। दूसरा, वेदर द सिग्निफिकेंट एजम्पशन यूज बाय मैनेजमेंट आर रीजनेबल बाई ये ट्रू फेयर एंड रीजनेबलनेस। ये तो कहीं भी चिपका दो, मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए मुझे, बट ये पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। वेदर relevant to reasonableness of significant assumption used by management or the appropriate application of the applicable FRF, management intend to carry out specific course of action and inability to do so। मान लो मैनेजमेंट ने थर्ड पॉइंट को एक्सप्लेन करा, मतलब अगर आप फर्दर इस पे 330 के बाद अगर आपको सिग्निफिकेंट रिस्क मिलता है तो आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। सबसे पहले तो आप देख लोगे कि अल्टरनेट एजम्पशंस और उन लोगों ने जो एजम्पशन ए थी उसको कैसे कट करा। दूसरा, जो एजम्पशंस हैं वो मैनेजमेंट की रीज़नेबल है या नहीं है। तीसरे पॉइंट में हम ये कहना चाहते हैं कि जो रीजनेबलनेस ऑफ सिग्निफिकेंट एजम्पशन थी उसको मैनेजमेंट ने एज़ पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क करा है कि नहीं करा है, और मैनेजमेंट की इस पे सब्सिक्वेंट जो एक्शन टेकिंग एबिलिटी है वो कैसी है, वो हम देखते हैं। फिर अदर पॉइंट्स, ऑडिट प्रोसीजर, हमें क्या ऑडिट प्रोसीजर्स इस पे करने चाहिए। तो रिव्यू एंड टेस्ट द प्रोसेस यूज बाय मैनेजमेंट टू डेवलप द एस्टिमेट, यूज़ एन इंडिपेंडेंट एस्टिमेट फॉर कंपैरिजन। आप भी अपना बना लो, ठीक है। उसके बाद वो जो मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि आपके हिसाब से 50% आ रही है, मैनेजमेंट के हिसाब से 30% आ रही है, तो दोनों में आप लोग कंपैरिजन करो और उस पर डिस्कशन करो। अगर आप ऑडिट कर रहे हो, ठीक है, और एक अकाउंटिंग एस्टिमेट आप लोगों ने बुक्स में फाइनलाइज कर दी है और आपकी ऑडिट फिर भी चल रही है, वो साइन नहीं हुई है, तो तब तक में अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हो गए उससे भी आप कंफर्म कर सकते हो। फिर डिस्क्लोजर रिलेटेड टू काउंटिंग एस्टिमेट्स, आपको ये देखना है कि जो FRF है, जैसे AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड है, उसमें जो जो चीज़ें डिस्क्लोजर्स होनी चाहिए, क्या हम अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की डिस्क्लोजर वैसे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाओगे किसी भी कंपनी की तो आपको उसमें AS15 की डिस्क्लोजर मिलेगी, तो क्या वो प्रॉपरली डिस्क्लोज है या नहीं है। दूसरा, इंडिकेटर्स ऑफ पॉसिबल मैनेजमेंट बायस एंड इंडिकेटर्स ऑफ पॉसिबल मैनेजमेंट बायस जो था। The auditor shall review the judgment and decisions made by the management in making of the accounting estimates, identify whether there are indicators of possible management bias. Indicators of possible management bias do not themselves constitute misstatement for purpose of drawing conclusion on the reasonableness of individual accounting estimates. The auditor shall review the judgments and decision made by management in, अच्छा सेम पॉइंट रिपीट हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।